हेलो गाइस, वेलकम टू चार्विक एकेडमी। चार्विक एकेडमी वेलकम्स यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुक्त पतन और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्त पतन के बारे में। देखिए, मुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है आजाद, या यूं कहें एकदम फ्री, स्वच्छंद, जिस पर कोई भी ना तो धक्का लग रहा हो, ना ही कोई उसको जोर दिया जा रहा हो। तो ऐसी वस्तु या चीज को बोला जाता है आजाद। अब बात करते हैं पतन की। पतन का अर्थ होता है गिरना, फॉलिंग। इंग्लिश में बोलते हैं फॉल या फॉलिंग। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई ऐसी वस्तु जिस पर कोई भी ना तो धक्का दिया जा रहा हो, ना ही उस पर कोई जोर लगाया जा रहा हो, और यूं भी कह सकते हैं ना ही उस पर कोई बल लगाया जा रहा हो, तो ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं मुक्त वस्तु। और जब वो गिर रही हो वस्तु, तो ऐसी गिरती हुई वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसके गिरने को बोलते हैं हम मुक्त पतन। यानी जिस पतन पर कोई भी बल नहीं लगाया गया हो या कोई धक्का ना दिया गया हो, तो हम ऐसे पतन को बोलते हैं मुक्त पतन। तो इतना याद रखिएगा यहां तक। पहले एक उदाहरण देखिए। जैसे कोई भी पत्थर है, आप उसको ऊपर से नीचे जमीन यानी आपकी जो पृथ्वी है इसकी तरफ छोड़ते हैं, तो पत्थर नीचे गिरता चला जाता है। तो ऐसे पतन को मुक्त पतन बोलते हैं। या हम कोई पत्थर जैसे नीचे से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ऊपर की तरफ जाता है पत्थर, और तो हमने फेंका था, हमारा बल तो यहां तक लग गया, लेकिन अब ये यहां से ये पत्थर जो है अपने आप आकर के जमीन में गिरने लगता है। पृथ्वी पर ये अपने ही वेग से गिरने लगता है। तो इसको भी हम बोलते हैं मुक्त पतन या फ्री फॉल। देखिए, यहां पर कोई भी वस्तु पृथ्वी पर मुक्त पतन होते हुए गिर रही है, और इस दौरान जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की तरफ आती है तो उसका वेग जो है वो बढ़ता जाता है। वेग उसका निरंतर बढ़ता जाता है। और आप ये बात जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसमें त्वरण जरूर शामिल होता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें त्वरण लगातार कार्य कर रहा है, जिसके कारण उसका वेग बढ़ता जा रहा है। अब ये त्वरण कहां से आता है? त्वरण तो जब ही आता है जब उस पर कोई बल भी लग रहा हो। तो इसका मतलब इस पत्थर पर कोई ना कोई बल तो लग रहा है, लेकिन इस पत्थर पर तो कोई बल किसी ने लगाया ही नहीं, ना ही किसी ने कोई इसको धक्का दिया, बस ऊपर से सिर्फ छोड़ा है। या ऊपर की तरफ हम पत्थर को फेंक देते हैं तो गिरता तो अपने हिसाब से ही है वो। ऊपर से तो कोई इसको ना तो धक्का देता, ना ही इस पर कोई बल लगाता है। तो फिर ये बल इसके ऊपर कहां से लगा और ये त्वरण फिर उत्पन्न कैसे हुआ? तो गाइस याद रखिएगा, इस पर जो बल लगा वो पृथ्वी के कारण लगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, और इस बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण इस वस्तु का वेग या इसकी स्पीड नीचे की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। इस त्वरण को बोलते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो रहा है। और इस गुरुत्वीय त्वरण को हम दिखाते हैं छोटे वाले जी के अक्षर से। इसका अर्थ होता है गुरुत्वीय त्वरण। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आइए अब हम इस पूरे कंसेप्ट के नोट्स बनाते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, जिससे आप याद कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। और जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। अगला पॉइंट, मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। तो अभी पीछे हमने एक उदाहरण में देखा था कि कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है तो उसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर त्वरण कार्य कर रहा है अपना,
तो अभी हमने पीछे देखा कि कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी तो उसका वेग में लगातार वृद्धि भी हो रही थी और इसी वृद्धि के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा था। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसी त्वरण को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसको छोटे अक्षर जी द्वारा दर्शाया जाता है और जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक लिखिए, तो आपका उत्तर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको भी याद रखना। आगे चलते हैं। अब हम इस गुरुत्वीय त्वरण के लिए गणितीय समीकरण बना लेते हैं। इसको और थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। यहां पर हमने एक वस्तु ली है जिसका द्रव्यमान छोटा m है। ये कोई हमने वस्तु ली हुई है यहां पर, और नीचे जो हमें नजर आ रहा है ये है आपकी पृथ्वी। कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। यहां पर एक बात और ध्यान रखें, जो इस वस्तु का केंद्र है यानी बिल्कुल बीच वाला बिंदु और इस पृथ्वी का केंद्र, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को हमने दिखाया है छोटे वाले d से। तो ये मैंने आपको एक फिगर बताई है। आइए अब हम निकालते हैं कि ये जो वस्तु है जो नीचे गिर रही है पृथ्वी की तरफ, किस तरीके से इस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, आकर्षण बल इसको अपनी तरफ खींचेगा और किस तरीके से इसकी समीकरण बनेगी, हम उस समीकरण को कैसे बना सकते हैं, अब हम इसको आगे देखने जा रहे हैं। माना कि किसी वस्तु और पृथ्वी का द्रव्यमान क्रमशः छोटा m तथा बड़ा M है, ये मैंने अभी आपको बताया, और इस वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको F से हमने दिखाया है और पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी को d से अभी दिखाया, मैंने बताया आपको। अब हम इस पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अप्लाई करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, आप जाकर के देख सकते हैं। तो उस सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो इस प्रकार होगा, F बराबर बड़ा G बड़ा M जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है इंटू छोटा m जो कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हमने लिया है, बटा में d स्क्वायर। d है दोनों केंद्रों, एक पृथ्वी का तथा एक वस्तु का केंद्र, उनके बीच की दूरी, वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी को हमने दिखाया d से। यही था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिससे कि हमने यह समीकरण लिखी है, F बराबर GMM बटा में d स्क्वायर। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर जब भी कोई बल लगता है तो वो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को गुणा करके निकाला जाता है, F बराबर ma। लेकिन यहां पर कोई बल तो लग नहीं रहा इस वस्तु पर, क्योंकि ना तो हमने कोई धक्का दिया, ना ऊपर से इसको जो है नीचे की तरफ धकेला है जोर लगा करके, ये तो अपने आप गिर रहा है, मुक्त पतन। तो इसका मतलब इस पर केवल एक ही बल कार्य कर रहा है, जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी लगा रही है अपनी तरफ से, इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। तो इसका मतलब यहां पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा वो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो रहा है और उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर लिखा हुआ है ना F बराबर ma, तो हम a की जगह g लिख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम दिखाते हैं g से। तो मुक्त पतन की बात हम जब भी करेंगे तो त्वरण की जगह हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, यानी a की जगह g को लगा देते हैं। g का अर्थ होता है गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं F बराबर mg, a की जगह हमने g लगा दिया। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, 1 में हमने देखा था F बराबर GMM बटा में d का स्क्वायर, और समीकरण 2 जो कि हमने अभी लिखी है F बराबर mg, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद हम लिख देंगे mg बटा में GMM बटा में d स्क्वायर। तो दोनों तरफ से देखिए m और m कट जाएगा, तो आ जाएगा g बराबर gm बटा में d स्क्वायर। देखिए मैं एक बार करके दिखा देता हूं। समीकरण 1 आई है हमारी F बराबर GMM बटा में d स्क्वायर, और समीकरण 2 है F बराबर में mg। ये भी F बराबर, ये भी F बराबर, तो इसका मतलब ये GMM बटा d स्क्वायर और mg ये भी बराबर होंगी क्योंकि दोनों तरफ FF है। तो हम लिख सकते हैं mg बराबर में GMM बटा में d का
स्क्वायर। डी की पावर 2 लिखते हैं तो उसको हम डी स्क्वायर भी कहते हैं। अब देखिए छोटे वाले m से छोटा m कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा g बराबर में gm बटा डी स्क्वायर। देखिए यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये सूत्र हमारा बन गया गुरुत्वीय त्वरण का, g बराबर में gm बटा में डी स्क्वायर। आगे चलते हैं। आइए अब हम पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण को बनाते हैं। यहाँ पर हमने कोई वस्तु ली हुई है जिसका द्रव्यमान m है, और यहाँ पर हमने पृथ्वी ली हुई है जिसका द्रव्यमान बड़ा वाला m है, और यहाँ पर केंद्र नजर आ रहा है। अब यहाँ पर पिछले केस में हमने देखा था कि वस्तु जो हमने ली थी वो ऊपर ली थी, आपको दिख रही होगी, और वस्तु के केंद्र पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को हमने d से दिखाया है। ये देखिए वस्तु का केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी d है। अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पर इस वस्तु को ना बिल्कुल यहां पर ले आए, पृथ्वी पर ही ले आए। यहां पर हमने लाके इसको टिका दिया है। यहां पर ये देखिए, तो यहां पर ये वस्तु हमने बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर लाके रख दी। तो अब इस वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आपको यहां से यहां तक ये नजर आ रही, इतनी होगी। और ये इस दूरी को हम पृथ्वी की त्रिज्या भी कह सकते हैं। आपने गणित में जरूर पढ़ा होगा कि किसी भी वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं त्रिज्या, और चूंकि पृथ्वी ली हुई है तो हम इसको पृथ्वी की त्रिज्या कह सकते हैं। तो वस्तु m और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को मैं बड़े वाले r से दिखा सकता हूं। बड़ा वाला r है पृथ्वी की त्रिज्या। अब पिछली स्लाइड में हमने समीकरण क्या देखी थी, g बराबर में gm बटा में d का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए d की वैल्यू r ही हो जाएगी, क्योंकि वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी तो r रह गई है बस, क्योंकि जो वस्तु है बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर आ गई है। पहले तो ऊपर थी तो d से दिखा रहे थे, अब चूंकि पृथ्वी पर आ गई है तो d की वैल्यू जो है r के बराबर ही रह जाएगी। तो जितनी ये r है यानी पृथ्वी की त्रिज्या है, उतनी ही दोनों यानी कि पृथ्वी और इस वस्तु के बीच की दूरी को कहा जाएगा। तो इस d की जगह मैं r लिख सकता हूं, d बराबर में r हो गया यहाँ पर। तो लिख रहा है gm बटा में डी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी अब gm बटा में r स्क्वायर, क्योंकि d की जगह हमने यहाँ पर r रख दिया। तो ये उत्तर आपका आ जाएगा इस समीकरण का, g बराबर में gm बटा में r स्क्वायर। तो ये समीकरण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुए त्वरण की। अब यहाँ पर यदि हम सारा मान रखें, g का मान रखें 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और m यानी पृथ्वी के द्रव्यमान की वैल्यू को रखें, और r यानी पृथ्वी की त्रिज्या को हम रखें, तो इन मानों को रखने के बाद जो हमारा g निकल के आता है, गुरुत्वीय त्वरण निकल के आता है, उसका मान आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा त्रिज्या कितनी है किसी भी ग्रह की या किसी उपग्रह की। सारे ग्रहों का त्वरण जो होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी त्रिज्या अलग होगी। यहाँ पर हमको नजर आ रहा है g बराबर में gm बटा में r स्क्वायर। तो g जो है r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर नजर आ रहा है हमें। r कम होगा, r क्या है, त्रिज्या है किसी भी ग्रह की। r कम होगा तो g ज्यादा होगा, और r ज्यादा होगा तो g कम होगा। तो ये डिपेंड करेगा किसी वस्तु के स्थान पर, या कह सकते हैं ग्रह की त्रिज्या के ऊपर। तो पृथ्वी के ध्रुव तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। अब यहां पर देखिए, अभी हमने बात करी थी गुरुत्वीय त्वरण की, वो निर्भर करेगा वस्तु की स्थिति के ऊपर। देखिए आप जानते हैं कि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल तो है नहीं, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवों पर और पृथ्वी के विषुवत पर त्रिज्या का मान थोड़ा सा भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है, क्योंकि जो पृथ्वी का केंद्र है उस केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी जो है वो कम होती है, और पृथ्वी के केंद्र से जो विषुवत है, विषुवत के बीच की दूरी उससे अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है गुरुत्वीय त्वरण का मान भी यहाँ पर अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था g का मान कैसे निकालते हैं, g बराबर में gm बटा में r का स्क्वायर। तो g और r में हम यहाँ पर देख रहे हैं
व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का अर्थ होता है यदि एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम होगा और उसका मान घटाएंगे तो दूसरे का बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये जो त्रिज्या है r, इसके मान को यदि हम बढ़ाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान कम हो जाएगा, यानी r ज़्यादा तो g कम, और यदि r को हम कम करेंगे तो g आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दोनों जगह पर यानी कि ध्रुवों पर और विषुवत पर r किस पर ज़्यादा है। तो जिस पर ज़्यादा होगी वहाँ गुरुत्वीय त्वरण कम होगा और जिस पर कम होगी वहाँ गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ध्रुव पर त्रिज्या कम है और विषुवत पर त्रिज्या ज़्यादा है, यानी कि आर ई बड़ा है आर पी से। आर ई का मतलब है विषुवत पर त्रिज्या, ई फॉर इक्वेटर होता है इंग्लिश में, इसलिए आर ई से दिखाते हैं, और आर पी का मतलब होता है ध्रुवों पर त्रिज्या। पी का अर्थ होता है पोल, रेडियस एट पोल, यानी कि पृथ्वी के ध्रुव पर त्रिज्या। तो आर ई ये वाली बड़ी है और ये आर पी छोटी है। तो देखिए आर ई ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, क्योंकि जी और आर में संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। अब ध्रुव पर आर जो है त्रिज्या कम है तो यहाँ पर जी का मान जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अब आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो विषुवत की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ध्रुव और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी वहाँ पर कम होती है और विषुवत पर पृथ्वी के केंद्र और विषुवत के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। और गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो कहाँ पर ज़्यादा होगा? जहाँ पर त्रिज्या कम होगी, और कम है ध्रुव पर, इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर ज़्यादा होगा। तो मुझे उम्मीद है आज का कंसेप्ट आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।